आज जो हम बात करने वाले हैं मेंटल इलनेस के बारे में बात करने वाले हैं, उसके कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप ऑफ मैनेजमेंट को हम आज देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि 2018 में 2014 में दोनों में ही इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान से हम देखेंगे और पढ़ेंगे। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए और नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। मेंटल इलनेस क्या है? मेंटल इलनेस को हम लोग मेंटल हेल्थ कंडीशन डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं, लेकिन जो ये मेंटल इलनेस है बहुत ह्यूज लेवल के अंदर है। बहुत सारे इसके अंदर टाइप्स हैं, लेकिन हम जो टाइप पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप जो है पढ़ेंगे। इसके अंदर जो है मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होता है, थिंकिंग प्रॉब्लम होती है, बिहेवियर इश्यूज देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे डिप्रेशन, एंजाइटी डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिक, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्टिव बिहेवियर, इस तरीके की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। बहुत लोगों को मेंटल इश्यूज होते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाते हैं, जो मेंटल इलनेस का रूप ले लेते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे छोटा मोटा स्ट्रेस हो गया, फैमिली को लेकर हो गया, पढ़ाई को लेकर हो गया, या किसी रिलेशनशिप पे हो गया, तो वो छोटा मोटा स्ट्रेस है। लेकिन धीरे 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 यही स्ट्रेस जब इतना स्ट्रांग हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो डिप्रेशन का रूप लेना शुरू कर देता है, जिसे मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, वो मेंटल इलनेस में जो है कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। और इसका जो साइन और सिम्टम्स है वो दिखाई देते हैं स्ट्रेस के रूप में, या जो डेली लाइफ एक्टिविटीज है वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से एक पर्सन नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो है मेंटल इलनेस के अंदर डेली लाइफ एक्टिविटीज जो है वो इफेक्ट होती है। अगर स्कूल में आप पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे के अंदर मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम है, तो स्कूल में जिस तरीके का एजुकेशन है, एजुकेशन इफेक्ट होती है, रिलेशनशिप इफेक्ट होता है। तो बहुत सारे इसमें कॉज आते हैं, कॉज देखने को मिलते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर किसी तरीके की आती है आपके सामने, प्रॉब्लम आती है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होती है, किसी भी काम को ऑर्गेनाइज करने में दिक्कत होती है। तो बहुत सारी जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका जो मेन सोल्यूशन होता है मेडिकेशन से जो है इसे सॉल्व किया जा सकता है, या टॉक थेरेपी द्वारा भी इसको सॉल्व किया जाता है, जिसको साइकोथेरेपी के नाम से भी जाना जाता है। मेंटल इलनेस की डेफिनेशन जो है ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अकॉर्डिंग है। मेंटल इलनेस जो है एक ऐसा सब्सटेंशियल डिसऑर्डर है जिसके अंदर थिंकिंग, मूड, परसेप्शन, मेमोरी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, मेमोरी में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ किसी चीज में जजमेंट लेने में इम्पेयरमेंट होती है, बिहेवियर इश्यूज आते हैं, किसी चीज को रिकॉग्नाइज करने में दिक्कत होती है, रियलिटी को एक्सेप्ट करने में दिक्कत होती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो डेली लाइफ है वो ट्रबल करती है। उस डेली लाइफ को जो एक्टिविटीज होती हैं उसे सही तरीके से करने में प्रॉब्लम होती है। साथ ही साथ इसमें यह भी बोला गया है कि मेंटल इलनेस जो है मेंटल रिटार्डेशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मेंटल रिटार्डेशन के अंदर क्या होता है, ब्रेन जो है पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, जिसकी वजह से नॉर्मल इंटेलिजेंस नॉर्मलिटी दिखाई देती है, अब नॉर्मलिटी दिखाई देती है। लेकिन मेंटल इलनेस के अंदर ऐसा नहीं होता, ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप होता है। साइकोलॉजिकल इश्यूज ये या प्रॉब्लम्स की वजह से ब्रेन सही तरीके से काम नहीं करता, फंक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरीके के साइन और सिम्टम्स जो हैं दिखाई देते हैं मेंटल इलनेस पर्सन में, जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्सन को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है।
सबसे पहले आता है ये जो पर्सन्स होते हैं बहुत सैड रहते हैं, डाउन फील रहते हैं, कंफ्यूज थिंकिंग रहती है उनकी कि कुछ भी आप पूछेंगे तो सही से जवाब एग्जैक्ट नहीं देंगे। लाइक आपने खाने के लिए भी पूछा, नहीं खाना है, नहीं खाना, ये खाना है, नहीं नहीं ये नहीं खाऊंगी, मैं ये खाऊंगी, तो कंफ्यूजन रहती है। साथ ही साथ रिड्यूस एबिलिटी टू कंसंट्रेट, जो कंसंट्रेशन की पावर भी जो है उनकी रिड्यूस हो जाती है। लाइक कोई काम करते करते एकदम से कहीं और गुम हो जाएंगे, आपकी बात सुनते सुनते थोड़ी सी सुनी, उसके बाद कहीं और ही ख्यालों में खो जाएंगे। तो इसी तरीके से कंसंट्रेशन की पावर भी रिड्यूस हो जाती है। बहुत ज़्यादा डरे हुए रहते हैं, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं, अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए गिल्टी बहुत जल्दी महसूस करने लग गए, बहुत ज़्यादा कि नहीं ये मैंने किया, मेरी वजह से ये हो गया, मेरी वजह से वो हो गया। मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होते हैं, आप भी हंस रहे हैं तो 2 मिनट में इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकल आएगा बिना विदाउट एनी रीज़न। जो है विड्रॉल रहते हैं फ्रॉम फ्रेंड्स एंड एक्टिविटी, फ्रेंड्स के साथ ना मिलना, ना उनसे बात करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, नहीं करते हैं, उनके साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, किसी ये जो है मैसेज तक नहीं करते, तो अकेला रहना जो है उनको अच्छा लगता है। बहुत थके हुए लगते हैं, उनमें एनर्जी जैसी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, स्लीपिंग डिसऑर्डर जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, सो नहीं पाएंगे, सोएंगे तो नींद नहीं आएगी, उठ के बैठ जाएंगे, या अचानक से उठ जाना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है। किसी पर्टिकुलर एक रियलिटी को लेकर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, या अपने आप से बात करना, इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। डेली लाइफ के अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही तरीके से, कोई भी प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सामने वाले को समझने की कोशिश नहीं करते हैं कि कौन क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, किस लिए कह रहा है, या सिचुएशन जो है उसको समझने की नहीं कोशिश करते कि यह क्यों हो रहा है, ऐसा किस लिए हुआ। इतना ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से, डिप्रेशन होने की वजह से अल्कोहल जैसी चीज़ें लेना बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रीम में शुरू कर देते हैं, ड्रग्स बहुत ज़्यादा लेना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा ईटिंग हैबिट्स में बहुत सारे चेंज आते हैं, बहुत ज़्यादा या तो खाने लग जाते हैं या बिल्कुल अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। सेक्स ड्राइव चेंजेस भी आते हैं, या तो बहुत ज़्यादा स्ट्रीम हो जाता है या बिल्कुल अवॉइड हो जाते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, वायलेंस करना, यहाँ तक कि सुसाइड थिंकिंग भी मन में आने लग जाती है छोटी छोटी बात पे। नहीं मुझे तो जी के क्या करना है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नहीं मुझे तो मरना है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम जो है देखने को मिलती है मेंटल इलनेस वाले पर्सन्स में। नेक्स्ट आता है रिस्क फैक्टर। क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं मेंटल इलनेस के? सबसे पहले तो अगर किसी पेरेंट्स के अंदर मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो तो बच्चों में, पेरेंट्स में आने में बहुत ज़्यादा जो है चांसेस होते हैं, या सिबलिंग्स में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा स्ट्रेसफुल लाइफ, अगर लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है किसी रिलेशन को लेकर, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम है, या डिवोर्स हो गया है, या कोई पर्सन है जो आप जिससे बहुत प्यार करते हैं उसकी डेथ हो गई, तो इस तरीके की जो स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती हैं उसकी वजह से भी बहुत सारे पर्सन को मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम हो सकती है। या लंबे समय से चली आई कोई हेल्थ इश्यूज हैं उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। लाइक डायबिटीज, ये बहुत टाइम से डायबिटीज चल रही आ रही है तो उसकी वजह से भी, स्ट्रेस की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रेन का कोई पार्ट जो है डैमेज हो गया है किसी इंजरी की वजह से है, एक्सीडेंट हुआ है तो उसकी वजह से हो गया है, या कुछ और प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से, अगर ब्रेन डैमेज हो जाता है, सही तरीके से फंक्शन नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम देखी जाती है। इसके अलावा कोई होल लाइफ में कुछ ऐसा घटा हो जो आपको बहुत ज़्यादा जो ब्रेन में स्ट्रेस कर गया, या एक इमेज बन गई जिसकी वजह से हो सकता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे इसमें लिखा हुआ है मिलिट्री के अंदर कोई जंग हुई हो, या उस दौरान पे कुछ इस तरीके का एक्सपीरियंस हो जिसकी वजह से हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारे भी और भी रीज़न हो सकते हैं कि आपने अपने सामने कुछ एक्सीडेंट होते हुए देखा हो किसी का, तो भी आपका जो है वो चीज़ आपके बार बार सामने आती है, या आप बहुत उस चीज़ से डरने लग जाते हैं। लाइक एक एग्जाम्पल है,
मेरे सामने हुआ था। एक कार जा रही थी और कार जाते जाते चलते सीधा से चल रहा, कुछ नहीं था, एकदम गेट खुला और गेट खुलते ही साथ में एक लेडी बच्चे के साथ नीचे गिरी और रोड थी चलती, तो पीछे से जो आया ट्रक आया और एकदम से स्पीड पे था, तो जो बच्चा और जो लेडीज थी वो वहीं पे खत्म हो गई। वो मेरे सामने एक एक्सपीरियंस हुआ था और कितने लंबे टाइम तक मुझे बहुत डर लगता था और मैं गेट के सामने नहीं बैठ पाती थी। गेट के सामने क्या, गेट के मतलब गेट वाली साइड पे मेरे को बैठने में बहुत ज़्यादा डर लगने लग गया था। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिलती है। अब यही अगर ये डर मेरा बहुत ज़्यादा स्ट्रीम हो जाता और आज भी अगर ना हो, तो वो मेंटल इलनेस का जो है रूप ले लेता। लेकिन धीरे धीरे मैं जो मेरे साथ ये हुआ कि मैंने उस चीज़ को लड़ी, नहीं मुझे बैठना है, ऐसा नहीं होता है, तो उसे मैंने धीरे धीरे निगलेक्ट किया। लेकिन अगर वो कंडीशन बहुत ज़्यादा हो जाती तो वो मेंटल इलनेस का रूप ले सकती थी। इसी तरीके से या तो बहुत ज़्यादा कोई पर्सन अल्कोहल ले रहा है या बहुत ड्रग्स ले रहा है, तो वो भी मेंटल इलनेस का कारण बन सकती है। हिस्ट्री, अगर बचपन में कुछ अब्यूज हुआ हो या कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हुई हो, तो भी जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है और आपने किसी को बताया नहीं है या लोगों ने उसे छुपाने की, पेरेंट्स ने छुपाने की कोशिश की है, तो भी वो चीज़ें जो है अंदर दबी होने की वजह से मेंटल इलनेस का रूप ले लेती हैं। नेक्स्ट जो है, अगर बहुत ज़्यादा कोई क्लोज फ्रेंड है, रिलेशनशिप के अंदर है, तो उस दौरान पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होने की वजह से आपस में जो रिलेशन के अंदर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार रिलेशनशिप के अंदर, फ्रेंड्स के अंदर होती है कि वो दूर जा रहा है या उसने के साथ कुछ इस तरीके से घटा है जो आपको पता है और आप आगे बता नहीं पा रहे हो किसी को, तो भी ये जो है फैक्टर देखने को मिलता है, आपका मेंटल इलनेस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर प्रीवियस कोई मेंटल इश्यूज रहे हों, तो भी ये आगे जाकर देखने को जल्दी मिलता है। यहाँ से मेंटल इलनेस के टाइप शुरू होते हैं और सबसे पहला टाइप है एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है कोई पर्सन पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट से, किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से बहुत ज़्यादा उसे डर लगता है, तो इस कंडीशन में इस डर की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना, हार्ट बीट तेज हो जाना, बॉडी पूरी रेड हो जाना या कहीं दूर भागना, अनयूजुअल बिहेवियर शो करने लग जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन को एंजाइटी डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इस एंजाइटी ऑर्डर को डायग्नोज जो करते हैं, वो डायग्नोज करने के लिए ये पर्सन्स क्या होते हैं, इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन, जहाँ पे जो रिस्पॉन्स करना चाहिए वो नहीं करते, कुछ अलग ही रिस्पॉन्स करना शुरू कर देते हैं। सही रिस्पॉन्स नहीं होता है, रिस्पॉन्स जो आप दे रहे हैं उस पर कंट्रोल भी नहीं होता। आप चाहते हैं कि मैं हंसूं, लेकिन वो हंस नहीं पा रहे हैं, दूसरों की फीलिंग्स को इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे, तो सही कंट्रोल भी नहीं वो अपने फीलिंग्स को कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली लाइफ जो फंक्शंस होते हैं, नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, उसमें उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है। जैसे कि मैंने बताया मेंटल इलनेस एक वाइड रेंज है, तो उसी तरीके से एंजाइटी के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स आते हैं डिसऑर्डर्स के। तो उसके अंदर कुछ जो मेन है वो इस तरीके से हैं, आपका जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर या स्पेसिफिक फोबिया। जनरलाइज एंजाइटी जो होता है, हमारी डेली लाइफ के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, लाइक फाइनेंशियल हो गई या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो गई, जो डेली लाइफ हर कोई देखता है, फेस करता है, उसी को लेकर एंजाइटी होना, बहुत डर बैठना, आगे फ्यूचर के बारे में है, क्या होगा मेरे साथ, ऐसा मेरे पास पैसे नहीं है, अब क्या होगा, ऐसे ना हो जाए, ये हो जाए, ऐसे ना हो जाए, मेरी बीवी भी बीमार नहीं है लेकिन बीमार हो जाए, मैं उसका इलाज नहीं करवा पाऊंगा, या बच्चा है मेरा इलाज नहीं हो, तो बहुत आगे का सोच के बहुत टेंशन या स्ट्रेस ले लेना, उसे कहते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर। पैनिक डिसऑर्डर, ये आप सभी जानते हैं, बहुत ज्यादा पैनिक हो जाना, किसी भी चीज को लेकर गुस्सा आ जाना या चीजें उठा उठा के फेंक देना इधर उधर। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर के जहाँ पे 2 लोग या 3-4 लोग हैं, वहां पे ऐसी जगहों पे को अवॉइड करना, या जहाँ पे दिख जाए तो आपका जो है अनयूजुअल इश्यूज नजर आने लग जाते हैं, बिहेवियर नजर आने लग जाता है, भीड़ से भागना, कानों पे हाथ रख लेना या गुस्सा होना, दूसरों पे जो है
दूसरों को हार्म पहुंचाना, इस तरीके की एंजाइटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। स्पेसिफिक फोबिया पर्टिकुलर किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर हो सकता है, कलर को लेकर हो जाता है, किसी एनिमल को लेकर हो जाता है, या किसी पर्सन को लेकर हो जाता है। तो इस तरीके के जो है इसमें भी आगे टाइप हैं, जो ये जो मेन आपको कॉमन जो है ये 4-5 मैंने बताए हैं। नेक्स्ट आता है आपका मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर जो है उसे अफेक्टिव डिसऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, और मूड डिसऑर्डर आपको नाम से ही पता लग रहा है कि इसके अंदर ह्यूमंस की फीलिंग्स से रिलेटेड बात की जा रही है। उसमें जो है इफेक्ट देखने को मिलता है, हैप्पी जैसे हो गया, सैड हो गया, ये जो इस तरीके की फीलिंग्स होती हैं उसको उसके ऊपर ये आधारित है। ये मूड डिसऑर्डर, इसके अंदर जो टाइप्स देखने को मिलते हैं, डिप्रेशन, बिपोलर डिसऑर्डर और साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर देखने को मिलता है। डिप्रेशन आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। ये ऐसे पर्सन जो होते हैं बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, इन्वॉल्व नहीं होते किसी के साथ, अकेले रहते हैं, या छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर जो है स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं, तो ऐसे जो है डिप्रेशन डिसऑर्डर के अंदर आता है। बिपोलर डिसऑर्डर के अंदर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है, और कभी जैसे आप खुश हो रहे हैं, खुश होते होते एकदम से पर्सन जो है पैनिक अटैक होने लग जाता है, पैनिक हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखेंगे, थोड़ी देर में फिर देखेंगे आप फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं और फिर आपके साथ इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। तो मूड स्विंग बहुत जल्दी देखने को मिलता है। और ये जो आपका है साइक्लोथैमिक डिसऑर्डर, ये आपका इसी का ही माइल्ड रूप है। नेक्स्ट आता है ईटिंग डिसऑर्डर। ईटिंग डिसऑर्डर जो है नाम से ही पता लग रहा है ईटिंग से रिलेटेड है, हमारे खाने की जो हमारा बिहेवियर है उसी से रिलेटेड ये डिसऑर्डर है। इसके अंदर दो मेन टाइप आते हैं, एनोरेक्सिया और आपका बुलिमिया। इसके अंदर एनोरेक्सिया जो होता है, एनोरेक्सिया के जो पर्सन्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए किस तरीके के होते हैं। एनोरेक्सिया में जो है जो पर्सन्स होते हैं बॉडी का वेट लो रखने की वजह से खाना नहीं खाते हैं। उनको लगता है कि हम खाना खाएंगे और जो है हमारा वेट बढ़ जाएगा, इसकी वजह से वेट को लो रखने की वजह से वो खाना नहीं खाते हैं। उसके बाद आपका जो आता है बुलिमिया नर्वसा, ये खाना खाते बहुत है लेकिन वो फिर उल्टी करना शुरू कर देते हैं, हाथ मार मार के उल्टी करते हैं ताकि हम जो है खाना जो है हमारा अंदर ना जाए, हमारी बॉडी जो है फिर फैटी ना हो जाए। तो वो इस तरीके से काम करते हैं, और ये दो बहुत जो इम्पोर्टेंट है आपको पता होना चाहिए, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आते हैं। और ये जो है लास्ट ईयर इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन भी आया हुआ है। नेक्स्ट आता है साइकोटिक डिसऑर्डर। इसके अंदर जो होता है अवेयरनेस की कमी होती है, सोच में की कमी होती है, रियलिटी से दूर होते हैं ये पर्सन, अपने आप में एक भ्रम पाल लेते हैं। लाइक एग्जांपल के तौर पे बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें दो टाइप्स होते हैं, हेलुसिनेशन और सिजोफ्रेनिक। मेन जो आपका हेलुसिनेशन जो है, आपने मुन्ना भाई MBBS देखी है जिसके अंदर वो महात्मा गांधी को रियल मानना शुरू कर देता है, तो उसी का ही ये वही है आपका हेलुसिनेशन जो आपका साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर आता है। नेक्स्ट आता है सिजोफ्रेनिक। सिजोफ्रेनिक में ये जो पेशेंट होते हैं अपने आप से बात करना शुरू कर देते हैं, ये भी इसी का ही एक टाइप है। नेक्स्ट आता है इम्पल्सिव कंट्रोल एडिक्शन डिसऑर्डर। इसके अंदर पर्टिकुलर किसी एक चीज की इतनी ज्यादा एडिक्शन हो जाती है जिससे आपको पता है वो गलत काम है, आप अपना रोकना चाहते हो कि मैंने ये नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी अपने आप को रोक नहीं पाते, अपनी इम्पल्सिस को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो वो डिसऑर्डर जो है इसके अंदर आते हैं। लाइक चोरी की बहुत ज़्यादा आदत हो जाती है, अब जब आदत हो जा रही है चोरी की तो आप उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और गैमलिंग में बहुत ज़्यादा जो है इन्वॉल्वेशन होने की वजह से, ड्रग्स की ज़्यादा जो है ड्रग्स या अल्कोहल लेने की ज़्यादा इतनी हुड़क मचती है कि आप एडिक्शन हो जाती है तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सेक्स एडिक्शन भी होता है जिसकी वजह से जो है आप कंट्रोल नहीं कर पाते, उसमें भी कहीं पे भी कुछ भी आपको मिलता है तो वो आप ये करने की कोशिश करते हो, और चोरी करने की कोशिश करते हो, अपनी गैमलिंग कहीं पे भी छोटा सा भी जुआ मिला फटाफट अपना
लेना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है आपको देखने को मिलती हैं इसके अंदर। और ये जो पर्सन्स होते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर मारते हैं, अपने रिलेशनशिप को इग्नोर मारते हैं, वो सिर्फ उसी के पीछे पड़ जाते हैं जिस चीज़ की एडिक्शन उनको होती है। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ये जो पर्सन्स होते हैं या तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं या वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होते, जिसका असर जो है उनकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में देखने को मिलता है, स्कूल के कामों में देखने को मिलता है, उनके रिलेशनशिप में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि उनका जो पैटर्न होता है सोचने का, उनका बिहेवियर जो होता है उसमें भी एक जो है बिहेवियर झलकता है उनका। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं कई बार ये नॉर्मल फंक्शन, नॉर्मल पर्सन के अकॉर्डिंग। और इसके जो टाइप्स हैं वो इस तरीके से हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर देखने को मिलता है। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर ये जो होते हैं सही और गलत का पता नहीं कर पाते, उन्हें डिफ़िकल्टी होती है कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, क्या हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। दूसरे की फीलिंग्स को जो है समझने में उनको दिक्कत होती है, मैनिपुलेट करना जो है उन्हें नहीं आता है सोशली। इसके अलावा नेक्स्ट जो आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर भी आपका जो है पर्सन जो होते हैं परफेक्शन होता है उनके किसी भी काम पे। अगर वो सफाई चाहते हैं तो उन्हें बिल्कुल क्लीन चाहिए, हमेशा क्लीन चाहिए होता है। या जिस तरीके से वो रखते हैं काम को, बिल्कुल परफेक्टली वो काम उसे वैसा ही करना चाहते हैं। इस तरीके की पर्सनैलिटी उनकी होती है। याद रखिए एक इसमें आपका OCD भी आता है। OCD अलग है, ये आपका ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, दोनों में डिफरेंस है, इस चीज़ का याद रखिए। नेक्स्ट आता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इसके अंदर जो है ये पर्सन्स कंफ्यूज रहते हैं, दूसरों की बातों पे विश्वास नहीं करते, दूसरों पे ट्रस्ट नहीं करते और दूसरों की कही बात को फॉलो अप करने के लिए भी उन्हें दिक्कत होती है। इस तरीके की ये जो है प्रॉब्लम देखने को मिलती है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर। नेक्स्ट आता है पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, जिसके अंदर जो है पुरानी किसी घटना की वजह से इतना ज़्यादा स्ट्रेस होना हो जाता है, जिसकी वजह से आपके आगे जो लाइफ है वो जो है ट्रबल करती है। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर किसी रिलेशन के अंदर जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी डेथ होना, या अनएक्सपेक्टेड डेथ होना, और वो जो सीन है आपने देखा हो कभी, वो आपके बार बार आंखों के सामने आ रहा हो, या कोई सेक्सुअल या फिजिकल हरास हुआ हो जिसकी वजह से आपके सामने वो बार बार सीन आ रहा है और आप कोई काम नहीं कर पा रहे हैं, तो वो सब आपकी मेमोरी जो है वो आपकी बार बार सामने आ जाती है और आपकी लाइफ जो है ट्रबल हो रही है, इमोशंस जो हैं आपके कंट्रोल नहीं हो पा रहे उसकी वजह से। तो ऐसी कंडीशन को पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके अंदर जो है एक पर्सन्स के अंदर रिचुअल्स जो है आपका रिजिड बिहेवियर और रूटीन डेली लाइफ के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर जो है ये जो पर्सन्स होते हैं जो है आगे का बहुत सोच के जो है ये एक्शन करते हैं। वो डर उनका फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा डर होता है। लाइक एग्जांपल के तौर पे इसमें जैसे दे रखा है हाथों को बार बार धोना, कि मेरे हाथ गंदे हैं, नहीं भी गंदे हैं, बिना रीज़न के भाई बार बार हाथ धोना, नहीं हाथों में जम्स है, मेरे बीमार हो जाऊंगा। या फिर बार बार खिड़कियों का बंद करना या खिड़कियों को बार बार चेक करना कि नहीं कहीं कोई आ ना जाए। बंद होने के बाद पता है बंद कर दी है मैंने, लेकिन दोबारा न खोल के किसी ने खोद दी, मैं दोबारा चेक करके आऊंगी। तो इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सफाई जैसे है, सफाई करना, यहाँ सफाई करना बार बार वो अलग चीज़ है, पर्सनैलिटी में था। यहाँ मैं कह रही हूँ कि सफाई के जो करना, लेकिन रीज़न उसका क्या है, घर में बीमारी ना आ जाए, यहाँ पर हल्की सी रेत है, ये मेरे पैरों में चुभ रही है, नहीं होती रेत लेकिन फिर भी पैरों में चुभती है, और आगे का सोच सोच
के वो नहीं कि यहाँ से करेंगे तो जम्स हो जाए, बीमारी हो जाएगी, फ्यूचर का आगे का बहुत ज़्यादा सोचते हैं। लेकिन वहाँ पे जो ओसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर था उसके अंदर जो थी पर्सनैलिटी थी, वेल ऑर्गेनाइज चीजें चाहिए थी, सफाई बिल्कुल क्लीन सफाई चाहिए, लेकिन वो आगे का नहीं सोचते कि बीमारी हो जाएगी इस वजह से। लेकिन यहाँ पर जो है वो आगे की फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि कुछ गलत ना घट जाए, इसलिए वो ये सब काम करते हैं। तो ये है आपका ओसीडी। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रिवेंशन जो है किस तरीके से किया जा सकता है मेंटल इलनेस का। तो मेंटल इलनेस के लिए जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं या मेंटल इलनेस को कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से मिलना होगा, अपने साइकोलॉजिस्ट से मिलना होगा, थेरेपिस्ट से मिलना होगा, और अपनी बातों को पूरा शेयर और सही तरीके से बताना होगा। बताने के बाद जब आप एक शेड्यूल अपना बनाएंगे, जिससे आपको पता होगा कि कब कहाँ क्या करना है, अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करने के लिए उस पर काम करेंगे, या जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं उस पर काम करने की कोशिश करेंगे ताकि सिम्टम्स ना हो। अगर सिम्टम्स नज़र आते भी हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है उस दौरान। तो एक शेड्यूल बनाना होगा, साथ ही साथ फैमिली मेम्बर्स को भी इन्वॉल्व करना होगा, फ्रेंड्स को भी इन्वॉल्व करना होगा कि जब वो साइन और सिम्टम्स दिखाई दें वो भी उस चीज को देखें, उस चीजों को समझे, कि वह वार्न करें कि ये साइन और सिम्टम्स अब आपको दिखाई दे रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास ये या अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाना होगा। अपना जो है मेडिकल केयर पूरी करें, रूटीन से डेली का चेकअप करवाएं, उसे स्किप ना करें विजिट को, स्पेशली तब जब आपको खुद को फील अच्छा ना लग रहा हो, ठीक ना लग रहा हो, या अदर पर्सन ने बोला हो कि आप में कुछ चेंज नज़र आ रहा है, या आप जो है मूड बहुत जल्दी स्विंग हो रहा है। तो इस तरीके की जब कंडीशंस आ जाती हैं तो ज़रूर डॉक्टर को दिखाएं, और जो डॉक्टर मेडिसिन दे रहा हो उसे टाइम से ले भी सही। अपनी केयर पूरी करें, टाइम से नींद लें पूरी, जितना हम लोगों को एक ह्यूमन बॉडी को नींद चाहिए वो लें, हेल्दी फूड खाएं, रेगुलर में फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, साथ ही अपना एक शेड्यूल बना के रखें, उसे फॉलो अप करें। अगर किसी तरीके का डाउट्स हैं या कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो दूसरों के साथ शेयर करें, उनको डाउट्स को दूर करें। इसके अलावा अपनी फीलिंग को शेयर करें, जिसके साथ मर्जी करें पर शेयर करें, चाहे डॉक्टर के साथ, साइकोलॉजिस्ट के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने फ्रेंड के साथ। अगर आप वो चीज़ अंदर रखेंगे तो ज़रूर वो और ज़्यादा मेंटल इलनेस का कारण बनेगी, उसे सिवियरिटी के ऊपर लेकर जाएगी। तो ये सब जो है आपको प्रिवेंशन करें तो शायद आपकी मेंटल इलनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। उम्मीद कर रही हूँ आज की क्लास जो है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जो आपके डाउट है उसे क्लियर करूँगी। और अगर आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है, अगर आपको पसंद आ रही हैं, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। आज के लिए बस इतना ही, जल्दी से फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ।